तो अब हम लोग बात करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोग बेसिक बात किए थे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन क्या होता है, करंट का फ्लो कैसे होता है। इन सारी चीज़ों को हम लोग सीखे थे कि इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है, कन्वेंशनल करंट क्या होता है, करंट कैसी क्वांटिटी है। इन सारी चीज़ों को हम लोग स्टडी किए थे। और मैं आपको बता दूँ ये भी कि मैंने बताया था कि करंट एक जो क्वांटिटी में जो चर्चा किया था तो स्केलर भी नाम दिया था, टेंसर भी नाम दिया था। तो करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, फिर भी वो वेक्टर नहीं है क्योंकि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करता है। ये सारी बातों को हम लोग चर्चा किए थे। चर्चा ये भी किए थे कि करंट का जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है, जो कूलम पर सेकेंड के बराबर होता है। ये भी डिफाइन किए थे कि 1 एम्पियर किसके बराबर होता है। तो 1 एम्पियर जो होता है, अगर किसी कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड के लिए जाए तो उस कंडक्टर में जो करंट का फ्लो होगा वो एम्पियर होगा। यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। अब एक अगला कंसेप्ट जो हमारे पास आता है उसका नाम है करंट डेंसिटी। उस कंसेप्ट का नाम क्या है? करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी विद्युत घनत्व। तो विद्युत घनत्व के बारे में जब हम लोग स्टडी करेंगे तो सोचने में ही लग रहा है कि करंट का डेंसिटी कैसे निकालते हैं भाई। तो कहता है कि द current density at a point in a conductor, यानी करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट इन अ कंडक्टर। कहने का मतलब कि करंट डेंसिटी जो होता है किसी कंडक्टर के अंदर एक पॉइंट पर, जिसको हम डिफाइन करने जा रहे हैं, इज द रेशियो होता है रेशियो ऑफ द करंट एट दैट पॉइंट। जिस पॉइंट पर रेशियो ऑफ द करंट एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पर हम लोग करंट डेंसिटी को फाइंड करने जा रहे हैं उस पॉइंट पर करंट कितना है, और इन द कंडक्टर टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, और कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी करंट जिस पॉइंट पर करंट डेंसिटी निकालना है वहां का करंट, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, यानी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो दोनों का रेशियो होगा I और A, मतलब करंट और एरिया का जो रेशियो होगा वही कहलाता है हमारा करंट डेंसिटी। इसको अच्छे से हम लोग पढ़ें। The current density at a point in a conductor is the ratio of the current at that point in the conductor to the area of cross section of the conductor at that point. It is denoted by J. हम लोग current density को J से डिनोट करेंगे। ध्यान देने वाली बात है, if current I, अगर I current is distributed uniformly over the cross sectional area A of a conductor, अगर ए एरिया के कंडक्टर पर आई करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, देन द करंट डेंसिटी एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर करंट डेंसिटी जो होगा वो रेशियो होता है आई और ए का। करंट और एरिया का रेशियो होता है करंट डेंसिटी। सो जे बराबर आई बाई ए। हमको लगता है किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आता है भाई कि थोड़ा सा नोट पढ़ें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ें। आपको मैं बता दूं कि आप चीज़ों को समराइज कीजिए। अच्छे से बार बार मैं बोल रहा हूँ कि पढ़ने से ज़्यादा खुद को पहले डेडिकेट कीजिए, पढ़ाई के प्रति दीजिए। बच्चे भी दुविधा में चल रहे हैं कि अब हम जहाँ हैं वहाँ जाकर पढ़े या ना पढ़े। आप जहाँ भी रहें अपने जाए या ना जाए, इससे सोचने से ज़्यादा बेटर है कि आप अपने कंटिन्यूटी को, आप अपने लेवल को मेंटेन करें, बिकॉज यू हैव नो सफिशिएंट टाइम फॉर योर बेस्ट प्रिपरेशन। अब आपके पास आप अच्छा तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए वो टाइम अब नहीं रहा कि आप पूरा डीप में जाइएगा। आपको सब कुछ पढ़ना है क्योंकि आपका सितंबर बीतने वाला है। सो प्लीज़ आप अपने फ्यूचर के लिए अच्छे से एक रूटीन बना करके कम से कम 6 से 7 घंटा का रूटीन 2 मंथ अगर फॉलो करते हैं तो फिर आप स्टेट बोर्ड के कोई भी बोर्ड हो या CBSE में आप एक अच्छे मुकाम पर बैठे रहेंगे। क्योंकि मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से, नीतीश राठौर फिजिक्स क्लासेस के माध्यम से आपको मैं पूरा का पूरा 12th का फिजिक्स पढ़ाता हूँ। मिशन 21 चल रहा है हमारा, तो इसमें आपका यही साथ चाहिए कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ उसका एक नोट्स बनाइए, नोट्स को पढ़िए, फिर रिवाइज कीजिए, फिर वीडियो देखिए, फिर रिवाइज कीजिए, वीडियो देखिए। मतलब अपना, अब मेरा ज़्यादा टाइम का वीडियो बनता नहीं है, इसलिए आप जब चाहिएगा उसको लगातार देख सकते हैं। और जहाँ दिक्कत होगी तो आप मैसेज कीजिए, आपको मोबाइल नंबर दिया जा चुका है। तो किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो आप इस नंबर पे मैसेज करें, हम आपको सहयोग करने के लिए तैयार हैं।
शर्त यही है कि पढ़िए। आप अपने परिवार, अपने समाज, हमारे देश, हमारे राज्य, जिस राज्य के भी आप हैं, आप सबके धरोहर हैं और आप पे ही हमारा भविष्य टिका हुआ है। सो प्लीज़ मेंटेन कीजिए अपने लेवल को। आज 5 घंटा पढ़े, कल कुछ नहीं पढ़ी, इसलिए थोड़ा सा मोटिवेशनल बातें हुई। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि करंट डेंसिटी में कि इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। ये जो होता है ना, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है। कौन? करंट डेंसिटी, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर, या कंडक्टर के अंदर किसी पॉइंट का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है करंट डेंसिटी। याद रखने वाला बात है। दूसरी बात है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और याद रखना, इट्स डायरेक्शन एट अ पॉइंट, इट्स डायरेक्शन एट अ पॉइंट। जिस पॉइंट पर करंट डेंसिटी को हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं, उस पॉइंट पर इसका जो डायरेक्शन होगा इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एट द पॉइंट। जिस पॉइंट पर करंट डेंसिटी हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं, उस पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन होगा, वही हमारा करंट डेंसिटी का डायरेक्शन होगा। बात किया जाए थोड़ा सा इसकी यूनिट की, इट्स एसआई यूनिट इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इट्स एसआई यूनिट इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब कैसे हुआ भाई, थोड़ा सा सोच लो। J इक्वल टू आई बाई ए। आई का मतलब करंट, करंट का मतलब होता है एम्पियर, डिवाइडेड बाई एरिया, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, हो गया एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। आप इसे उतारिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे 10th क्लास से ही रिलेटेड एक टॉपिक है। उस जो टॉपिक का नाम है उसके ध्यान से सुनेंगे, ओम्स लॉ। टॉपिक का नाम क्या है? ओम्स लॉ। तो ध्यान देने वाली बात है, 10th क्लास में पढ़े होंगे कि ओम का नियम क्या है। जर्मन साइंटिस्ट सर जॉर्ज साइमन ओम ने एक रिलेशन क्रिएट किया टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए किसी कंडक्टर से। जब करंट का फ्लो होगा तो जिसके एंड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब एंड के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को यदि हम बढ़ाएंगे तो उनके बीच जो करंट का फ्लो है वो भी बढ़ जाएगा जब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाएगा। एक बहुत ही फेमस और इम्पोर्टेंट लॉ आपके सामने है बोर्ड पर, वो है ओम्स लॉ। कहता है द करेंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज ऑलवेज, द करेंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज ऑलवेज, यानी किसी भी कंडक्टर से जो करंट का फ्लो होता है वो ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस भी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस भी। जो करंट का फ्लो होगा आई, वो पोटेंशियल डिफरेंस भी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस जो भी हम लेते हैं एंड्स के लेते हैं, एक एंड यहाँ होता है एक एंड यहाँ पर, एंड्स द कंडक्टर। आई कह प्रोवाइडेड दैट मेन लाइन, यहाँ पर सब कुछ ये बात तो ठीक है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोवाइडेड दैट द फिजिकल कंडीशन टेम्परेचर मैकेनिकल स्ट्रेन आर केप्ट कांस्टेंट, यानी फिजिकल कंडीशन में टेम्परेचर और मैकेनिकल स्ट्रेन को कांस्टेंट कर दें। यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन उठता है कि ओम्स लॉ में, ओम के नियम में बताना है कि टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है। मैं आपको बता दूं, ओम्स लॉ में टेम्परेचर को कांस्टेंट इसलिए रखते हैं ताकि टेम्परेचर के घटने और बढ़ने से, टेम्परेचर के घटने और बढ़ने से समझने वाली बात है कि जो कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस, आगे अभी इसमें टॉपिक है, आगे तुरंत इसको एक्सप्लेन करेंगे अभी। तो जो उसका रेजिस्टेंस है बढ़ता भी है, तो टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ा, टेम्परेचर घटा तो रेजिस्टेंस घटा। इस बात को समझने के लिए मैंने आपको आगे मैं पढ़ा दूंगा, इसको आपको याद रखना है कि ओम्स लॉ में टेम्परेचर को कांस्टेंट क्यों रखते हैं। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो करंट का वैल्यू फाइंड करना, करेक्ट वैल्यू, राइट वैल्यू, सही वैल्यू फाइंड करना बहुत मुश्किल होता है। तो भी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ आर जब आया, जब प्रोपोर्शनल को हटाया तो भी बराबर आई आर। अब आर के इतिहास को देखेंगे तो बहुत वी भी आई है, आर के इतिहास बहुत यहाँ पर वी भी आई है।
आर ना तो भी पे निर्भर, अब यहाँ से लिखे, यहाँ से आर निकालेंगे तो भी बाई आई आ गया, और यहाँ से आई निकालेंगे तो भी बाई आर आ गया। आर का इतिहास ये है कि आर ना तो भी पे डिपेंड करता है और ना ही आई पे डिपेंड करता है। आर जो है किस पे डिपेंड करता है, तो देखिए मैंने लिखा है वेयर आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। आर जो है रेजिस्टेंस है किसका भाई, कंडक्टर का। वो भी रेजिस्टेंस होता है क्या है, तुरंत आगे आपको अब इसके बाद वही बताएंगे कि किसी भी कंडक्टर का ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिससे करंट फ्लो होगा तो उसका वो अपोज करेगा, वही इसका कहलाता है क्या, रेजिस्टेंस। तो इट्स वैल्यू, आर का वैल्यू, आर इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द लेंथ, शेप एंड द नेचर of the material, length, shape and the nature of the material of the conductor। यानी कि R जो है वो कंडक्टर के लेंथ, कंडक्टर के शेप, कंडक्टर के नेचर, कंडक्टर के मटेरियल, इस पे निर्भर करता है, न कि R भी और I पे निर्भर नहीं करता है। R इट मतलब कौन, इट मतलब R is independent of the values of V and I, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो एक बहुत ही सुंदर कंसेप्ट आपके सामने है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। एक और बात, अगर V को x एक्सिस पर, पोटेंशियल डिफरेंस को x एक्सिस पर और करंट को y एक्सिस पर रख करके जब हम ग्राफ खींचेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन स्ट्रेट लाइन होगा। और ऐसे सब्सटेंस जो मतलब ओम्स लॉ को मानते हैं उसको ओमिक कंडक्टर कहते हैं, तो उनके लिए जो ग्राफ खींचा जाता है वो पासिंग थ्रू ऑरिजिन होता है। इस बात को भी याद रखेंगे। तो यहाँ तक उतारेंगे तब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर में हम लोग सीखेंगे द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। यानी किसी कंडक्टर के एंड्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग अप्लाई करते हैं V एंड टू द करेंट फ्लोइंग थ्रू इट, जो अब करेंट और पोटेंशियल डिफरेंस का जो रेशियो होगा वही कहलाएगा, याद रखने वाली बात है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। और याद रखना है यहाँ से कि हम दो फॉर्मूला लिख सकते हैं, V बराबर IR और यहाँ से लिख सकते हैं I बराबर V बाई R। सोचने वाली बात है, थोड़ा सा अच्छे से सोचेंगे। इट्स यूनिट इज ओम, विच इज इक्वल टू वोल्ट पर एम्पियर। तो V का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस, अब पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट, I का मतलब होता है करंट, करंट का यूनिट होता है एम्पियर। तो ये हो गया वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर किसके बराबर, ओम के बराबर। ये इसको जो ये सिंबल है ओम का, जिसको हम लोग पहले के जमाने में इसका नाम ओमेगा दिया करता था, आज से हम लोग ओम पढ़ते हैं। इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज, अब रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला जो होता है ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 2, ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 2। इसका मतलब क्या हुआ, तो ध्यान से समझेंगे। इसका मतलब यही हुआ कि अगर ये V है तो V का डायमेंशन तो V होता है वर्क बाई चार्ज, तो ये हो जाएगा ml स्क्वायर t माइनस 2 और at ऊपर जाएगा तो यह आ जाएगा ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 1। और करेंट के लिए a होता है तो a पावर ऊपर जाएगा तो a का पावर यहाँ जुटेगा, तो यह आ गया ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 2। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। अब कह रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर्स पे हमारा जो है कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। और पहला फैक्टर ये है, ध्यान से सुनने वाली बात है, कि लंबाई पे डिपेंड करता है। लंबाई के साथ साथ ध्यान देने वाली बात है, लंबाई के साथ साथ एरिया पे डिपेंड करता है, फिर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। एरिया हो गया, टेम्परेचर हो गया। तो ध्यान देने वाली बात है कि एरिया टेम्परेचर से जब हम आगे बढ़ेंगे तो मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। और ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर एरिया लेंथ की बात करें
आर प्रोपोर्शनल एल, अगर कोई वायर का लेंथ बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। हमारे पास अगर दो वायर है तो R1 प्रोपोर्शनल L1 हो जाएगा। यहाँ से इसको चाहेंगे तो लिख सकते हैं R1 प्रोपोर्शनल को हटाएंगे KL1, इसी तरह से R2 प्रोपोर्शनल KL2, तो डिवाइड कर देंगे तो K से K कट गया तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा R1/R2 = L1/L2। तो इसको भी याद रखेंगे कि अगर हमारे पास दो वायर है, दोनों वायर का रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो हम उसका जब निकालेंगे तो रिलेशन तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L से R1/R2 = L1/L2। अब आता है बारी कि एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। किसी भी वायर का यदि एरिया बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो पतला तार जो होता है ना उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और जो मोटा तार होता है उसका रेजिस्टेंस कम होता है। तो समझने वाली बात है। इसको हम लिख सकते हैं R1 प्रोपोर्शनल 1/A1, तो यहाँ से इसको हटाएंगे प्रोपोर्शनल को तो K/A1। इसी तरह से R2 को करेंगे तो K/A2 डिवाइड कर देंगे। तो समझने वाली बात है, जब डिवाइड करेंगे K/A2 तो यहाँ पर मैंने दो रिलेशन लिखे, दोनों को किए लिख दिए इक्वेशन 1 और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा R1/R2, K कट जाएगा A2/A1। ये भी रिजल्ट याद रखना है कि अगर हमारे पास दो वायर है, दोनों का रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो क्या करेंगे हम लोग, दोनों के एरिया को अब उल्टा कर देंगे। पहले वाला का रेजिस्टेंस ऊपर तो दूसरे वाला का एरिया ऊपर। तो ये रिलेशन को भी आप याद रखेंगे। और एक और बात याद रखेंगे कि अगर हमारे पास कोई वायर है तो वायर का मटेरियल, अब मान लो कि दो वायर है, ये दो पेन को वायर मान लिया, ये ब्लू पेन और ब्लैक पेन, तो दोनों का लेंथ और एरिया तो सेम है लेकिन मटेरियल अलग हो जाएगा तो इनका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। उसके बाद टेम्परेचर के घटने पर रेजिस्टेंस घटता है, टेम्परेचर के बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। इस बात को भी याद रखेंगे। और यहाँ लिखा हुआ भी है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर्स। अब आता है कि डिफाइन 1 ओम को डिफाइन किया जाए। तो 1 ओम को डिफाइन करेंगे तो 1 ओम होता क्या है कि अगर किसी कंडक्टर के एंड पे 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस को पैदा किया जाए, उत्पन्न किया जाए और उस पे 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो तो उसका रेजिस्टेंस कितना कहलाएगा, 1 ओम कहलाएगा। यानी द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम इफ 1 एम्पियर ऑफ द करंट फ्लोज, अगर 1 एम्पियर करंट क्या हो, फ्लोज हो, when a potential difference of 1 volt is applied across the end of the conductor। अगर किसी कंडक्टर से 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो, उसके एंड का अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना ओम कहलाएगा, 1 ओम कहलाएगा। यानी 1 ओम बराबर, याद रखना है, 1 ओम बराबर कितना हो जाएगा, V बराबर IR। तो V बराबर IR तो R हो जाएगा V/I, तो हो जाएगा 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। तो आज इतना ही हम लोग स्टडी करेंगे। कल हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे, तब जा करके आप उतारिए।